Question number 12. The mode and median of a data are this and this respectively. Then the median of the data. तो यहाँ पर मोड और मीन गिवन है और मीडियन पूछ रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमें एक रिलेशन मालूम है ना, ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना गिवन है, मोड गिवन है ये 15x, तो मोड के प्लेस पे लिखेंगे 15x इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे इंटू रहता है। मीडियन कितना गिवन है, मीडियन निकालना है, ये मीडियन माइनस 2 मीन। मीन कितना है, मीन यहाँ पर है ये 18x, तो यहाँ पे मीन के प्लेस पे लिखूंगा 18x, ये हो गया। तो ये 15x है इज इक्वल टू 3 मीडियन, यहां पर ये जो है ना माइनस 36x हो जाएगा। अब ये माइनस 36 को इधर भेज दूंगा तो 15x प्लस 36x इज इक्वल टू 3 मीडियन हो जाएगा। अब देखिए गौर से, 15 और 36 को ऐड कर दूंगा, 6 और 5 11 की 1 कैरी 1 3 1 4 5, तो ये 51x इज इक्वल टू 3 मीडियन हो गया। अब क्या करें, अब इस 3 को डिवाइड भेज दें, 51x अपॉन 3 इज इक्वल टू मीडियन, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 17 3 या 51, तो 17x इज अवर मीडियन। तो मीडियन कितना हो जाएगा, 17x, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13. A card is selected at random from a deck of 52 cards. Find the probability of it being a red face card. तो यहाँ पर देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं तो 4 सूट्स होते हैं। पहला सूट होता है स्पेड, क्लब, हार्ट, चौथा सूट होता है डायमंड। ये 4 सूट्स होते हैं, ठीक। तो पहला वाला सूट स्पेड हो गया, स्पेड को क्या बोलते हैं, हुकुम। क्लब को चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, हार्ट को पान बोलते हैं, डायमंड को ईंट बोलते हैं। तो इसमें स्पेड में ये सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। इस सूट में भी 13 कार्ड्स होते हैं, इस सूट में भी 13 कार्ड्स, इस सूट में भी 13 कार्ड्स। तो इसमें से देखिए यहाँ पर पहला जो कार्ड होता है वो एस होता है, जो बाकी जो है 2 से लेकर के 10 तक नंबर रहते हैं, बाकी 9 कार्ड ये हैं। और बचे कार्ड में किंग बना रहता है, क्वीन बनी रहती है और जैक बना रहता है। तो देखिए एस वाला एक कार्ड हो गया इसमें, इस सूट में, और 9 नंबर कार्ड हो गए 2 से लेकर 10 तक। और एक कार्ड में किंग बना रहता है, एक में क्वीन बनी रहती है, एक में जैक। तो यहाँ पर नंबर कार्ड ये 9 हो गए, 9 एक ये 10 कार्ड, 11 12 13 कार्ड हो गए पहले वाले सूट में, ये सब होते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले सूट में भी एस एक होगा, 9 नंबर कार्ड होंगे, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगी, 1 जैक होगी, जे मतलब जैक। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, एक एस होगा और 2 से लेके 10 तक 9 नंबर कार्ड होंगे, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगी, 1 जैक होगा। सिमिलरली इसमें भी होगा। ये दोनों जो है ना ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक होते हैं, और ये दोनों सूट्स जो होते हैं ये रेड होते हैं, ये रेड। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही। तो प्रोबेबिलिटी जिस चीज की पूछी जाए उसको गिन लीजिए वो कितने हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं, तो रेड फेस कार्ड, तो रेड ये होते हैं ना, तो इसमें देखिए फेस, किंग का फेस बना होता है, क्वीन का फोटो बना होता है, जैक का फोटो बना होता है, एस का फोटो नहीं बना होता है। तो फेस कार्ड में ये तीनों फेस कार्ड माने जाएंगे। तो इस सूट में 3 फेस कार्ड है, इस सूट में भी 3 फेस कार्ड होंगे, इस सूट में भी 3 फेस कार्ड होंगे, इस सूट में भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो हमें रेड फेस कार्ड कितने हैं वो गिनना है। तो यहाँ पर 3 फेस कार्ड हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे ना, इसमें भी 3 फेस कार्ड, तो 6 फेस कार्ड हो गए। और टोटल नीचे रखा जाता है। प्रोबेबिलिटी निकालते समय जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछे उसको ऊपर रखिए। फेस कार्ड रेड वाले 6 हैं, टोटल कितने 52 कार्ड्स हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 26 जा, तो 3/26 हमारा आंसर हो जाएगा, 3/26।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। इन चारों में से कौन सा है जो रेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में भी आता है। तो पाई तो इर्रेशनल होता है, ये तो रटे हुए हैं पहले से। और यहाँ पर देखिए गौर से, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ऐसे डैश डैश लगा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, डैश डैश लगा हुआ है और कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा है। जैसे 4 1 4 2 3 8 यहाँ पर कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये तो इर्रेशनल नंबर है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी खत्म ना हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसमें कुछ रिपीट ना हो, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसको लेंगे नहीं क्योंकि बोला गया कि रेशनल नंबर लीजिए जो इन दोनों के बीच में हो। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती 1.73 होती है। इसको आप निकाल लीजिएगा, मुझे याद थी तो मैं लिख दिया। √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √5 की वैल्यू निकालता हूं मैं, ये 5.00 ले लूंगा, इधर पेयर लगा दिया, इधर 0 लगा के इधर पेयर बना लिया। तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। तो इससे लेस ले लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इससे लेस में 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना। यहाँ पर भी कोशिएंट में भी 2 रख दीजिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और इन दोनों 0 को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आएगा और यहाँ जगह छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमको 100 लाना है, यहाँ पर जो भी नंबर रखेंगे उतने ही टाइम इसको कर देंगे तो तब ये 100 या इससे कम आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 टाइम कर देंगे 42 को। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं 4 के बगल में ये है, यहाँ पे जैसे हम 1 रख रहे हैं तो 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 41 आ रहा है, इससे बहुत कम आ रहा है। अब 2 रख के चेक करते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अभी भी कम आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 टाइम करना पड़ेगा 43 को, तो 3 3 या 9, 4 3 या 12, तो 129 ज़्यादा आ रहा है तो लेस देन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 टाइम पे ले लीजिए, तो 2 टाइम पे कितना आएगा? 84 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, तो 2.2 आ गया। तो √5 की वैल्यू 2.2 आ गई। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे? √3 की वैल्यू 1.73 है, तो 1.73 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.73 से ज़्यादा है ये, और 2.2 से कम होना चाहिए। तो ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2.2 से ज़्यादा है, √5 से ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स, मतलब सेक्टर का एरिया गिवन है। सेक्टर क्या होता है? जैसे ये सर्किल है, सर्किल में ये आर्क है, ये आर्क, ये सेंटर है, ये रेडियस और ये रेडियस। तो इस आर्क ने ऐसे यहाँ पर सेक्टर बनाया है, तो ये सेक्टर इसे बोलते हैं। 2 रेडियस और ये आर्क के बीच का जो जगह होता है, ये जो एरिया होता है, इसे सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एंगल गिवन है। सेंट्रल एंगल कितना है? 72 डिग्री है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है, याद कर लीजिए, θ/360 इंटू πr²। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? याद कर लीजिए, θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पर एरिया कितना गिवन है? एरिया यहाँ पर 40 पाई गिवन है, तो एरिया के नीचे 40 पाई रख दूंगा, थीटा के प्लेस पे 72 रख दूंगा, 360 के प्लेस पे 360 इंटू पाई के प्लेस पे पाई, आर्क निकालना है। पाई के प्लेस पे पाई क्यों रख रहा हूँ? 22/7 क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि पाई के टर्म में ही एरिया गिवन है, तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पाई डिवाइड में आएगा यहाँ पर, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। देखिए वैसे अब एक काम करते हैं, इसको 18 से काटते हैं। 18 2 जा 36, 18 4 जा 72 होता है। ये 4 से इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे, 40 इंटू 5 इज इक्वल टू r²। तो 5 4 जा 20, 200 इज इक्वल टू r² हो गया। तो √200 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब √200 कितना होता है?
तो इसको 2 इंटू 100 कर दीजिए, 2 इंटू 100 कर दीजिए, तो रूट 100 तो 10 होता है ना, तो 10√2 हमारा हो जाएगा रेडियस। 10√2 कहीं है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया गया है। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तो टेंजेंट है PA और एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर O है, सेंटर O है POB। POB मतलब POB 115 डिग्री, POB ये 115 डिग्री है। देन APO, APO मतलब P वाला, APO मतलब ये P वाला एंगल निकालना है। तो गौर से देखिए, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है ना, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। अब गौर से देखिए, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल चाहे बोल दीजिए, एक्सटीरियर एंगल है ये ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 115, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ना, कि कोई भी ट्रायंगल हो, देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसको एक्सटेंड कर दीजिए साइड को, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों का सम 100 आया ना, तो एक्सटीरियर एंगल 100 हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों के सम के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये जो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर नहीं, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 115 इज इक्वल टू 90 प्लस x हो जाएगा। तो 90 को उधर भेज देंगे, 115 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। कोई ऑप्शन में है? हाँ। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते थे, देखिए गौर से, ये 115 है ना, तो इसको निकाल लीजिए पहले। दोनों लीनियर पेयर है ना, जैसे ये लाइन है और ये एक लाइन गई है, तो ये दिया हुआ है 115, और पहले इसको निकाल लीजिए। लाइन है एक, ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 65 निकाल लीजिए, 65 निकल आया। अब हमें मालूम है ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ के 180 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 155 आ जाएगा। और ये इन दोनों का सम 155 है, तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x आ जाएगा, तो 25 आ गया। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। तो हाइट बना लेते हैं, ये ग्राउंड है, ये हाइट है। तो काइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ये काइट है, ये इतने 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये ग्राउंड है। फ्रॉम द ग्राउंड इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, मान लीजिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ग्राउंड से यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड से यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो लेंथ को L मान लेते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि जो यहाँ पर बोला है काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट, तो इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है काइट, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी।
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं ना, कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनमें से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? ये आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक में आता है, साइन में आता है। साइन लगा देते हैं, साइन 30 लगा देते हैं। साइन 30 क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल 30 को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 150 है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 याद कर लीजिए 1/2 होता है साइन 30। साइन 30 1/2 होता है 150 अपॉन एल। तो इस एल को इधर भेज देंगे और इस 2 को इधर भेज देंगे तो 150 इंटू 2 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू 300 हो जाएगी। 300 ऑप्शन में है, हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये है, मान लीजिए वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको बेंड कर दिया गया। इस बेंड इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क। इसको जब बेंड कर देंगे, यहाँ पर बेंड कर देंगे तो ये आर्क बनाएंगे, बेंड करके आर्क बनाएंगे। जैसे ये है ऐसे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे तो आर्क बन जाएगा। ये देखिए, इसको मोड़ करके मैं ऐसे आर्क बना दिया, ये आर्क बन गई। ठीक, तो ये आर्क बना दिया हूँ। तो ये आर्क का ये सेंटर और सर्किल भी बना देता हूँ। ये किस सर्किल का आर्क है? ये इस सर्किल का ये आर्क लग रहा है। ठीक, ये आर्क है। ठीक, द एंगल इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है? 60/पाई है। ये है रेडियस, इस सर्किल का रेडियस है। इस आर्क का मतलब ये आर्क जिस सर्किल का रेडियस है, ये आर्क जिस सर्किल का है उसका रेडियस है 60/पाई। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा ये आर्क? तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको थीटा मान लेता हूं। तो थीटा निकालना है हमें। तो ये जो 20 सेंटीमीटर का ये वायर है, इसको मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ करके इस तरह कर देंगे तो जो इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी ना, क्योंकि ये चीज़ था, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया है, बस इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, ये एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, θ/360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 20 सेंटीमीटर है। जो लेंथ ऑफ वायर होगी वही लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो यहाँ पर एल के प्लेस पे 20 रख देंगे, ये आर्क की लेंथ 20 है। थीटा निकालना है, थीटा के प्लेस पे θ/360 इंटू 2 के प्लेस पे 2 इंटू पाई के प्लेस पे पाई रखेंगे, क्योंकि रेडियस की वैल्यू पाई के टर्म में है। रेडियस कितना है? 60/पाई है। ये देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया। 20 इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 इंटू 60। ये है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 × 6 6 6 जा 36, ये 2 × 2 2 3 जा, क्या आ गया? थीटा हो जाएगा 20 इंटू 3, थीटा हो जाएगा 20 इंटू 3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज। तो यहाँ पे बोल रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर, एक नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। तो चलिए हम निकालते हैं, कोई एक नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। अगर 1 आ जाएगा तो बोल देंगे असर्शन इज ट्रू। तो यहाँ पर 1 से लेके 20 तक नंबर उसमें है, हमको रैंडमली बिना देखे हाथ डाल करके एक नंबर निकालना उनमें से। तो कितना चांस है कि एक नंबर ही सिलेक्ट होगा? तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको गिन लीजिए वो कितने हैं, उसको ऊपर रख दीजिए, नीचे टोटल रख दीजिए। तो वहाँ पर बोला गया है कि 1 से लेके 20 तक नंबर उसमें है। तो जब हम उसमें हाथ डाल के एक नंबर निकालेंगे
तो कितना चांस है कि वो नंबर ही निकलेगा। अरे भाई, जब उसमें 1 से लेके 20 तक नंबर ही हैं, जब उसमें हाथ डाल के निकालेंगे नंबर तो नंबर ही तो निकलेगा। अगर उसमें नंबर्स भी पड़े होते हैं 1 से लेके 20 तक और पत्थर भी पड़े होते हैं, तब बोला जाता कि नंबर के आने का कितना चांस है, तब वो अलग हो जाता केस। यहाँ पर लेकिन बोला गया कि 1 से लेके 20 तक नंबर हैं, उनमें नंबर आने का चांस कितना है। तो भाई आप जब भी हाथ डाल के निकालोगे हमेशा नंबर ही आएगा। तो नंबर आने का चांस पूछ रहा है ना, तो नंबर कितने हैं, 20 ठो नंबर हैं, उसको ऊपर रख दीजिए। नंबर सिलेक्ट करने का पूछ रहा है तो कितने नंबर हैं उसको ऊपर रख दीजिए। नीचे लिखना रहता है टोटल, तो जिसमें से हाथ डाल के निकाल रहे हैं उसमें वो चीज़ कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल 20 है, तो 20/20 1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। तो ये सही बोल रहा है, असर्शन सही है। देखो ये बोल रहा है कि 1 से लेके 20 तक नंबर है, मान लीजिए एक बॉक्स में, हमको रैंडमली बिना देखे हाथ डाल करके एक नंबर निकालना है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि उसमें से हाथ डाल के निकालने पर नंबर ही निकलेगा। अरे भाई, जब उसमें 1 से लेके 20 तक नंबर के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो हम आंख बंद करके जब एक चीज निकालेंगे तो वो नंबर ही आएगा, तो फुल चांस है। तो प्रोबेबिलिटी इस वजह से एक नंबर को सिलेक्ट करने की 1 आएगी, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो फुल चांस होगा कि नंबर ही निकलेगा। तो रीजन क्या है, फॉर एनी इवेंट ई, इफ P of E is equal to 1 then E is called a sure event। कह रहा है कि कोई भी इवेंट है, जैसे मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कॉइन को टॉस किया, तो उसमें हेड आना एक इवेंट है, तो वैसे ही उस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, तो कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसे श्योर इवेंट बोल रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल सही बोल रहा है, रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अगर कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। तो assertion is true, reason is also true and reason is the correct explanation of assertion। क्योंकि रीजन ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया assertion को। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर श्योर इवेंट है ना, तभी तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए। assertion, if we join two hemisphere of same radius along their bases। दो हेमिस्फेयर ले लेते हैं, एक ये हेमिस्फेयर है, एक और हेमिस्फेयर ले लेते हैं, दोनों का सेम बेस रेडियस रखना है, दोनों का सेम रेडियस रखना है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पेयर बन जाएगा ना, ये स्पेयर बन जाएगा ऐसे। तो ये सही कह रहा है, असर्शन इज ट्रू, क्योंकि कह रहा है दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्पेयर बनेगा, सही कह रहा है। रीजन क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज 3πr²। टोटल सरफेस एरिया कह रहा है 3πr² होता है, गलत बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4πr² होता है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया 3πr² स्पेयर का नहीं होता है, 4πr² होता है। तो रीजन फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ये हो गया, सेक्शन ए की समाप्ति हो गई है।